प्रक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे यंतादरस मित्र विष्कुम पयोमुखम। अर्थात पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सच्ची मित्रता आपका भविष्य उज्जवल कर सकती है परंतु झूठी मित्रता आपको बर्बाद कर सकती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history, NCERT classes chapter 6, colonialism and the city, the story of imperial capital। अर्थात उपनिवेशवाद और शहर एक स्थायी राजधानी की कहानी। तो देखिए, तो औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ, तो व्हाट हैपन टू सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल, तो इसमें अब हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था 1857 की क्रांति के बारे में, तो जो 1857 की क्रांति चली थी तो हमने उसके बारे में देखा था। तो 2 साल तक क्रांति चलने के बाद जब ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नए रूल्स को यानी कि उन नीतियों के द्वारा अब वो शासन नहीं कर पा रही थी, यानी कि अब कुछ ऐसी नीति उनको चाहिए थी जिससे कि वो भारत पर पूरी तरीके से शासन कर पाए। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया यानी कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गाँव का जो जीवन था एक तरीके से वो पूरी तरीके से बदल रहा था। तो इसी समय शहरों में क्या हो रहा था, यानी कि किस प्रकार के अब डेवलपमेंट हो रहे थे, तो इसका जवाब जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बों या शहरों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसा कि उस समय में मदेरू, तो मदेरू जो एक तरीके से शहर था वो जो मंदिरों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था और इतिहास ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों में बिल्कुल अलग मिलेगा। तो देखिए, तो इसमें मदेरू जो कि मंदिरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, फिर ढाका एक तरीके से उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था और सूरत एक तरीके से बंदरगाह के लिए काफ़ी ज़्यादा उस समय प्रसिद्ध था। ऑलराइट, तो अलग अलग शहर जो थे वो अपनी अलग अलग प्रसिद्धियाँ रखते थे। तो पश्चिमी विश्व के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर यानी कि मॉडर्न सिटीज़ उद्योगीकरण के साथ सामने आए थे। तो फिर क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर में लीडर्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर थे वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो थे वो तेज़ी से डेवलप्ड हो रहे थे, यानी कि तेज़ी से वो फैल रहे थे। एक तरीके से उनका विस्तार जो था वो तेज़ी से फैल रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे उनको अब रोज़गार मिल रहे थे, मकान मिल रहे थे, नई नई फैसिलिटीज़ अर्थात सुविधाएँ मिल रही थी और उनकी उम्मीदों में इन शहरों की तरफ से आ रहे थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में भारत शहर को पश्चिमी यूरोप के शहरों की तरह तेज़ी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ, अब देखते हैं। तो देखिए, तो ये मछलीपट्टनम का एक दृश्य है जो कि 1672 का है। तो मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था और 18वीं शताब्दी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के एक नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो उसका महत्व जो था उस समय वो घट गया। तो अब देखते हैं कि क्यों ये महत्व था वो क्यों घटा और किस किस तरीके के जो थे वो बदलाव आए। तो 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का जो महत्व था वो प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ रहा था। ये शहर भारत के ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, क्योंकि अब कुछ शहरों को ही जैसे कि बम्बई हुआ, मद्रास हुआ, तो इनको ये प्रेसिडेंसी दी जा रही थी। अब देख लेते हैं प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है। तो शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत के 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया था। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कोलकाता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियाँ यानी कि व्यापक चौकियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ऑलराइट, तो उसे प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया गया था। तो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो प्रेसिडेंसी में है तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, बम्बई सुमेलित है, मद्रास सुमेलित है और कोलकाता सुमेलित है। अगर इसमें बिहार का नाम दे दिया जाए तो वो आपका गलत आंसर हो जाएगा। आप लोगों को प्रेसिडेंसी के नाम से केवल कोलकाता, बम्बई और मद्रास ही याद रखना है। ऑलराइट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो उसी समय अब जो बहुत सारे दूसरे शहर में थे वो कमज़ोर पड़ते जा रहे थे।
जो खास चीज़ों के उत्पादन वाले शहर इसलिए पिछड़ने लगे थे क्योंकि वहाँ की चीज़ें जो बनती थी उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि जहाँ पर अधिक मांग थी, अधिक डिमांड थी, तो वहीं पर ही व्यापार के जो सोर्स थे एक तरीके से इकट्ठा होने लगे थे और व्यापार वहीं पर करने लगे थे, क्योंकि जहाँ पर डिमांड नहीं थी तो वहाँ पर व्यापार करने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए उन शहरों की जो अब स्थिति वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रह गई थी। तो इसी प्रकार जब अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिशर ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया तो शासन के नए केंद्र पैदा हुए, तो क्षत्रिय सत्ता के पुराने केंद्र भी ठह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों को 19वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग ही शहरों में रहते थे। तो देखिए, तो जैसे कि विकसित शहर हुआ करते थे, यानी कि जहाँ पर हर व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें थी उनकी आपूर्ति की जाती थी, और एक तरीके से जो क्षेत्रफल के लिहाज से और फैसिलिटीज़ के लिहाज से जो अधिक बड़े होते थे और रोज़गार के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते थे, उन्हें शहर कहा जाता था। तो 11% लोग ही जो थे वो केवल व्यवसाय के यानी कि एक तरीके से रोजगार के लिए ही शहरों में रह पाते थे। अब देखते हैं, तो ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक घुल भरा छोटा सा कस्बा बन रहा था। तो परंतु 1912 में ब्रिटिशर्स भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। आइए दिल्ली की कहानी को देखते हैं और समझते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। तो देखिए, तो औपनिवेशिक जब शासन चला तो दिल्ली में अब क्या चल रहा था। तो चित्र 2 में देखते हैं कि 18वीं सदी में बम्बई की बंदरगाह अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पश्चिमी भारत में बम्बई को मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगी थी। तो बम्बई शहर फैलने लगा था एक तरीके से, जो चीज़ यानी कि जिसकी डिमांड ज़्यादा थी, जहाँ पर व्यापार ज़्यादा हुआ करता था, एक तरीके से उन्हीं अब शहरों का जो था वो पूरी तरीके से विस्तार और विकास हो रहा था। तो देखिए, तो नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी, तो ये भी देख लेते हैं। तो आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, वर्तमान समय में जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। क्या आपको मालूम है कि ये एक शहर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। तो इस दौरान छोटे छोटे अंतराल भी आते रहे। यमुना नदी के बाएं किनारों पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानी अलग अलग समय पर बसाई गई थी। तो देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा पॉइंट है और काफ़ी ज़्यादा एक ऑथेंटिक नॉलेज के लिए भी है कि जो दिल्ली थी तो एक तरीके से वो कई हज़ार साल पहले से बसाई गई थी। परंतु हमने जब आधुनिक भारत के बारे में पढ़ा था, नहीं, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि उसमें 14वीं शताब्दी में दिल्ली की खोज की गई थी, यानी कि दिल्ली को एक तरीके से स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर हम पढ़ने को देख रहे हैं कि जो दिल्ली थी वो 1000 साल पहले से भी बसाई गई थी, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रफल में। अब पहले हम शहरीकरण को देख लेते हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं, तो उसे शहरीकरण कहते हैं। तो अब आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने उन पर सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। तो इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। अब देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण थे। तो इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। तो शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हुई। तो देखिए, तो काफ़ी बार ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो शाहजहानाबाद था उसकी स्थापना कब की गई। तो 1639 में की गई, आप लोगों को ये याद रखना है, और जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें आपको ये नोट भी करना है। इसके भीतर एक किला, महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था और उसके पश्चिमी की ओर 14 दरवाजे वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फेज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहाँ से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी और घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों में घिरा जाना मस्जिद, यानी कि जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। तो देखिए, तो आज भी जामा मस्जिद जो है आज भी एक भव्य मस्जिद के नाम से हम उसे जानते हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो उस समय पूरे शहर में एक मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। तो उस समय जब शाहजहानाबाद की स्थापना हुई 1639 में, तो शाहजहां के द्वारा, तो उस समय जो जामा मस्जिद थी वो सबसे ऊंचा स्थान था उस समय।
तो शाहजहां समय में दिल्ली सूफी संस्कृति की भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह थी। बड़े बड़े चौराहे, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, खामो कुल देशेक और जल अधिकारियों पर दिल्ली वालों को नाज था। तो अब देख लेते हैं कि दरगाह, खानकाह और ईदगाह और कुल देशेक किसे कहा गया है। तो दरगाह उन्हें कहा जाता है जो सूफी संत का मकबरा होता है। खानकाह उन्हें कहा जाता है यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं, यानी कि परमपिता परमात्मा और धर्म के मामलों पर चर्चाएं करते हैं। तो संतों का आशीर्वाद लेते हैं या नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। ईदगाह उन्हें कहा जाता है जहां पर मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल, जहां सर्वाधिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं। और कुल देश एक ऐसा रास्ता है जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अब देखते हैं कि शायद इसीलिए मीर तकी मीर ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। तो अब देखिए, तो एक चित्र में क्या दर्शाने की कोशिश गई है। तो चित्र 3 में हमें दर्शाने की कोशिश की गई है। अब देखिए, तो ये चित्र आप देख ही पा रहे होंगे। तो 19वीं सदी के मध्य में शाहजहानाबाद की एक तस्वीर है जो कि दी इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ 16 जनवरी 1858 में प्रकाशित की गई थी, यानी कि एक सोर्स से ली गई थी। आप बाईं ओर लाल किला देख सकते हैं और शहर के घेरने वाली दीवारों को ध्यान से देख सकते हैं। तो बीचों बीच चांदनी चौक का मुख्य रास्ता है, जैसा कि हमें इस पैराग्राफ में पढ़ने को भी मिला। तो देखिए कि एक यमुना नदी जो है वो लाल किले से सटकर बह रही है। अब इसका रास्ता कुछ बदल गया है, जहां नाव किनारे की तरफ बढ़ रही है और उसे एक दरियागंज कहा जाता है, यानी कि दरिया का मतलब नदी और गंज का मतलब बाजार। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। तो लेकिन यह भी आदर्श शहर था। ऐसे ऐसे आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे। जो अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच गरीबी की असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। लेकिन त्योहारों और जलसे जुलूसों में जब तक टकराव भी फूट पड़ते थे सो अलग ऑलराइट, तो उस समय मतलब टकराव भी फूट पड़ते थे। अब ऐसा कि आप देख पा रहे होंगे चित्र 4 में, जो कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का पूर्व दरवाज़ा है, जो टॉमस डेनिसल का 1795 द्वारा चित्र बनाया गया है। तो देखिए, इसमें मीनारों और पूरे गुंबजों वाली यह भारत की पहली मस्जिद है। तो देखिए, तो भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। ऑलराइट, तो अब ये देखिए चित्र 5 में, तो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। तो चित्र 5 में आप ये देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं, तो नई दिल्ली का निर्माण। तो नई दिल्ली का निर्माण कब हुआ? आपने दिल्ली का निर्माण देख लिया कि कब हुआ था। अब नई दिल्ली का निर्माण देखते हैं। तो 1803 में अंग्रेजों ने मराठाओं को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण जब हासिल कर लिया था, तब ब्रिटिशर भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो देखिए, तो 1800 में जब अंग्रेजों ने राज किया था भारत पर, तो उस समय भारत की राजधानी कौन सी थी? कोलकाता। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1803 में या 1810 में भारत की राजधानी कौन सी थी, तो कोलकाता थी। ऑलराइट, अब इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है, यह 1911 में जब बनना शुरू हुआ, जब दिल्ली ब्रिटिश भारत सरकार की राजधानी बन गई। तो देखिए, तो कब बनी थी? 1911 में दिल्ली जो थी वो ब्रिटिश सरकार की राजधानी बन गई थी। अब ये देखिए, एक अतीत का ध्वंस। तो 1857 से पहले दिल्ली के हालात पूरी औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में भारतीय और अंग्रेज़ों की बस्ती अलग अलग होती थी, और भारतीय जो लोग थे वो काले इलाकों और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। ऑलराइट, तो दिल्ली में ऐसा नहीं था। खासतौर पर 19वीं सदी में पूर्वोत्तर में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराने शहरों के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। वे भी उर्दू, फारसी, संस्कृत व शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे। फिर 1824 में हुआ क्या था? तो दिल्ली में जो कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में मदरसे के रूप में हुई थी। तो सबसे पहले दिल्ली में कॉलेज के रूप में क्या बनाया गया था? एक मदरसा के रूप में बनाया गया था। तो इस संस्था में विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नई युग का सूत्रपात कर दिया था। फिर यहाँ पर हुआ क्या था कि मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। तो कौन सी भाषा में काम यहाँ पर हुआ करता था 1824 में? जो एक तरीके से शिक्षा का केंद्र बनाया गया, उर्दू भाषा में। तो बहुत सारे लोग 1830 से लेकर 1857 की अवधि को दिल्ली
पुनर्जागरण काल बताते हैं। तो पुनर्जागरण किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण उसे कहा जाता है यानी कि जब कोई संस्कृति, यानी कि जब कोई भी संस्कृति दोबारा से जागृत होती है उसे पुनर्जागरण कहा जाता है। ऑलराइट, तो 1857 के बाद सब कुछ बदल गया। जैसा कि हमने देखा था 1857 के विद्रोह के बाद जब 1859 में विद्रोह खत्म हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरीके से हिंदुस्तान पर एक अलग ही पॉलिसीज चलाई थी जिससे कि वो उनको सुविधा दे पाए और उनका वो भरोसा जीत पाए। ऑलराइट, तो देखिए तो सब कुछ बदल गया था। तो उस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह के नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया था। 4 महीनों तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। अब देखिए तो चित्र 6 में जैसा आप देख पा रहे होंगे तो ब्रिटिश टुकड़ियों दिल्ली की सड़कों पर विद्रोहियों को कत्लेआम करते हुए बदल रही है। तो देखिए जैसा कि आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे, तो देखिए तो जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया उस समय तो हुआ क्या था ना, जब वे बदले में लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े तो प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। ऑलराइट, तो 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्ताख से अंग्रेज शहर को दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले, न जाने कितने औरत मर्द आमतौर पर खास 3 दरवाजों से दिल्ली में भाग खड़े हुए। उन्होंने छोटे छोटे समुदाय तथा शहर के बाहर मकबरों को एक तरीके से पनाह ली। फिर अगली बगावतों में रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल लिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा अब म्यांमार भेज दिया। उनका दरबार बंद कर दिया गया और कई महल गिरा दिए गए, बागों को बंद कर दिया गया और उनकी जगह अपने सैनिकों को लिए बैरकें बना दी गई। तो देखिए तो ये इस पर भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो कभी इस नाम का भी एक शहर हुआ करता था। तो दिल्ली में आ रहे बदलावों पर गालिब गहरे तौर पर दुखी थे और उन्होंने दिल्ली के अतीत पर लिखा था। क्या लिखूं दिल्ली की जिंदगी तो किले, चांदनी चौक, यमुना के पुल पर जमने वाले चौकड़ियों पर सलाना गुल फरोशान से धड़कती है। जब ये सारी चीज़ें ही नहीं है तो दिल्ली जिंदा कैसे रह सकती है? हाँ, हिंदुस्तान में कभी इस नाम का भी शहर हुआ तो ज़रूर है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं जब ब्रिटिशर ने दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे, क्योंकि देखो तो अब ब्रिटिशर थे जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था, तो ब्रिटिशर जो अब चाहते थे केवल मुगलों का एक तरीके से मुगलों का जो शासन था पूरी तरीके से भारत से ख़त्म करना चाहते थे और अपना शासन और अपना जो विश्वास था भारतीयों के मन में वो करना चाहते थे। तो अब हुआ क्या था कि जो किले थे, किलों के इर्द गिर्द का सारा इलाका उन्होंने साफ कर दिया गया था। वहाँ के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए थे और उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे और ख़ास तौर पर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया और उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल कर दिया जाने लगा। मिसाल के तौर पर जिन्नत अल मस्जिद को एक बेकरी के तब्दील कर दिया गया। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को भी नमाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया और नहरों को एक तरीके से पाट कर समतल कर दिया गया, यानी कि पाट कर यानी कि मिट्टी वगैरह भरकर और पत्थर वगैरह भरकर नहरों को रोककर एक तरीके से समतल यानी कि एक ज़मीन बना दी गई पूरी की पूरी। तो रेलवे की स्थापना करने और शहर के चारों दीवारों के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद के पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेजों ने उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइंस इलाकों में रहने लगे और वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रह सकते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। तो देखिए 1870 में कॉलेज बना और 1877 में बंद कर दिया गया, यानी कि 7 साल बाद। जैसे कि आप चित्र 8 में देख पा रहे होंगे, आसपास की इमारतों को गिरा देने के बाद जामा मस्जिद का दृश्य। तो जामा मस्जिद का जो दृश्य था केवल इस तरीके का दिखाई देता था। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का ये हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। ऑलराइट, तो आप सभी लोगों के लिए 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आधुनिक भारत से, जो कि यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप सभी लोगों को इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ऑलराइट, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, शहरों में बसे हुए शिल्पकार उपयोगी चीज़ों के अलावा विकास की भी चीज़ें बनाते थे। दूसरा कथन,
17वीं और 18वीं सदियों में जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत का बड़ा नाम था। तीसरा कथन, शिल्पकारी प्रेतक पेशा नहीं थी। चौथा कथन, शिल्पकारियों को राजाओं और सामंतों को निरंतर संरक्षण मिलता था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 और केवल 2 और 4। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कारखानों में मशीन की मदद से वस्तुओं के उत्पादन को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। कथन 2, इस क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी के आखिर में हुई। कथन 3, इस क्रांति ने केवल इंग्लैंड की उत्पादन प्रणाली को प्रभावित किया। कथन 4, दमन भट्टी तथा बिजली जैसे आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को अधिक प्रभावकारी बनाया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो आप सभी लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ टिल आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड हैव ए गुड डे। जय हिंद।